हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरुचिगर आज फिर आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई यानी कि TOP टेंशन ऑफ पढ़ाई से लेकर के TOP। आपको पता है मेरा ये चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई की टेंशन आपको उस पढ़ाई की टेंशन से निकाल करके TOP यानी टॉप बनाने के लिए बनाया है। तो मेरे इस चैनल पर आज मेरा ये वीडियो है आपकी 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर के ऊपर। वैसे तो क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है और कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से आपकी स्टडी काफ़ी इफेक्ट कर रही है, लेकिन स्टडीज़ तो स्टार्ट हो गई है और आपको करनी भी पड़ेगी। तो जिस जिस स्टूडेंट को स्टडी में इंटरेस्ट है, आप लोगों को अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ वॉच इट। यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री में कि मतलब कैसे, कब और क्या इंसिडेंट्स हुए उन सब के बारे में। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, तो इसमें दे रखा है आपको किसके बारे में, ये दे रखा है इसमें आपको सबसे पहले हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। जैसा कि आप लोग सब बोलते हैं मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। वाई बोरिंग? बिकॉज इसमें बहुत डेट्स लर्न करनी पड़ती है, बट डेट्स का एक कनेक्शन होता है किस बात के साथ में, कुछ ना कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन इंसिडेंट्स के साथ में डेट का कुछ कनेक्शन होता है। हम यूँ हर कोई एरे गिरी डेट याद नहीं रखते हैं, जैसे कि कल जो डेट थी, आज क्या डेट है, लेकिन इस डेट को मैं 5 दिन बाद थोड़ी ध्यान रखूँगी कि इस दिन क्या हुआ था, जब तक कि उस दिन कोई बिग इंसिडेंट ना हो। यस, देखिए आप, ये आपको दिख रखा है, मैंने हाईलाइट्स कर रखे जो टॉपिक के रिलेटेड हमारे वर्ड से। तो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विथ डेट्स, कि एक पर्टिकुलर टाइम था जब हिस्टोरियन ने उस डेट के बारे में कुछ इंसिडेंट्स लिखे हैं। देखिए, आपको चैप्टर पूरा बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि मैंने जो हाईलाइट्स करे हैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विथ डेट। आपको मैंने अभी बताया है कि हिस्ट्री क्या है, डेट का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वर्ड सुना है आप लोगों ने, हिंदी में एक होता है वर्ड पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सब एक जैसे। तो यही बात है हिस्ट्री के बारे में कि इट इज सिनोनिम्स विथ डेट। तो इसके बाद आगे देखिए, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। तो हिस्ट्री में बोरिंग क्यों लगती है, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ डेट्स लर्न करनी पड़ती है। बट क्या ये कॉन्सेप्शन ट्रू है कि हमें डेट लर्न करनी पड़ती है इसलिए हिस्ट्री बोरिंग है? आप अगर हिस्ट्री की मतलब वो डेट्स क्यों लर्न करनी पड़ती है, अगर आप वो रीज़न जानेंगे तो आपको हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं लगेगी। देखिए आगे, हाँ, as soon as we compare the past with present we refer to time we talk of before and after। कि जैसे ही मतलब हम लोग ये डेट की स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हम मतलब पहले के सिचुएशन से आज की सिचुएशन को कंपेयर कर सकें। जैसे कि हम लोग डेट की बात कर रहे हैं, 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। चलिए, आपका बैटल ऑफ प्लासी अगर याद नहीं आया तो 1857 वो तो ध्यान होगा आपको, क्या हुआ था उस दिन, ध्यान है आपको? यस, आया आपको याद? चलिए मैं बताती हूँ। 1857 में रिवॉल्ट हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सारे सोल्जर्स ने मिल कर के रिवॉल्ट कर दी थी। वो क्या बोलते हैं, राइफल आई थी ना एक, जिसके अंदर काऊ और पिक का फेट लगा होता था, इस वजह से। वैसे बहुत सब लोगों ने अपने अपने रीज़न की वजह से करी थी, बट स्टार्ट उन्होंने कर दी थी। तो अगर ये हिस्ट्री में नहीं लिखा होता तो हमें कैसे पता पड़ता कि उन्होंने ये एफर्ट्स कब करे, कि 1857 में रिवॉल्ट हुई, हमें फ्रीडम कब मिली, 1947 में। अगर हमें कैसे पता पड़ता कि उस रिवॉल्ट के होने के बाद में भी 90 ईयर्स लग गए हमें फ्री होने में, और हमें फ्रीडम कब मिली, अगर वो नहीं लिखा होता तो हमें कैसे पता पड़ता कि हमें आज़ादी किस दिन मिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर और आफ्टर में कंपेयर करते हैं। बिफोर, अब हम अगर फ्रीडम के देखा कि 1947 के पहले इंडिया में क्या था और 1947 के बाद क्या है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं ना बिफोर और आफ्टर से, तो ये होता है कंपेयर करना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियंस क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस, कि हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में
नहीं सोचते। बट हम जैसे ओनली स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, बट जो हम लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हमारे माइंड में भी यही आता है कि आखिर ये चीज़ पहले कैसी रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए आप लोग एग्जाम्पल, आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी और एट ए रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। हम किसी को चाय या कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि दुनिया में पहली चाय किसने पी होगी या पहली टी होगी कैसी, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसमें शुगर थी या नहीं थी, उसमें स्टार्टिंग से ही मिल्क मिलना स्टार्ट हो गया था या नहीं हुआ था। तो ये सारी बातें हमारे माइंड में आती है ना, तो फिर इसलिए तो उन्होंने ये सारी डिटेल्स लिखी है ताकि जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे हमें उसके आंसर पहले से ही मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, लुकिंग आउट ऑफ विंडो, विंडो से बाहर देखने पर, मैं इस बारे में बता रही हूँ आपको। देखिए विंडो से बाहर जब हम देखते हैं, ट्रेन में सफ़र करें तो विंडो से बाहर देखते हैं, तो वी आर और व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि आखिर रेलवेज कब बने होंगे और बिना रेलवेज के लोग लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र कैसे तय करते थे। ठीक है, तो ये उसके बारे में। देन आगे देखिए आप, थर्ड एग्जांपल क्या दे रखा है इन्होंने, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस न्यूज़पेपर को देख कर के हमारे माइंड में आता है कि ये न्यूज़पेपर जब नहीं था तो उसके पहले हमें या बाकी लोगों को देश में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी। तो ये सारी बातें हिस्ट्री और कुछ नहीं है, बस हमारी ही क्वेश्चंस का आंसर है। तो आप हिस्ट्री को एक बोझ की तरह ना लें, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, नाउ इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि ये एक्टिविटी इम्पीरियल परसेप्शन को कैसे शो करती है। इम्पीरियल परसेप्शन पता है आपको, इम्पीरियल परसेप्शन क्या होता है। इम्पीरियल का मतलब जो ये स्ट्रॉन्ग एंड रिच कंट्री जो है ये वीक और पुअर कंट्री पर अटैक करके उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, तो उसे जो वो वीक और पुअर कंट्री उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी, और रिच और पुअर कंट्री को क्या बोलते हैं, इम्पीरियल कंट्री। तो उनका ऐसा जो करने की जो पूरी प्रोसेस है ना, दूसरे कंट्री को जीतने का शौक रखना, इसको बोलते हैं इम्पीरियल परसेप्शन। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है, जो इंडियन ब्राह्मण्स है, इंडियन ब्राह्मण ये ब्रिटानिया को अपने शास्त्र, अपने जो शास्त्र नहीं शस्त्र, शास्त्र, तो ये जो बुक्स है, ये जो बुक्स है ये उनको दे रहे हैं ताकि ये मतलब अपनी जो डिटेल हिस्ट्री लिख रहे हैं उसके अंदर इनका यूज़ कर सके। लेकिन बुक देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी पिक्चर शो कर रही है इन ब्रिटानिया की सुपीरियरिटी को और इनकी स्लेवरी यानी कि इन्फीरियरिटी को। देखो बच्चा, ये अपनी बुक्स दे रहे हैं लेकिन कितना झुक कर के दे रहे हैं, ये इनकी गुलामी को शो कर रहा है। ऊपर से आप इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी देखिए कि जो ब्राह्मण बुक्स दे रहे हैं ये कितने दुबले पतले और वीक नज़र आ रहे हैं, और ये ब्रिटेन के जो लोग हैं कितने बन ठन के कितने एटीट्यूड में खड़े हैं, जिससे पता पड़ रहा है ना कि ये लोग सुपीरियर है और इंडियंस जो है वो क्या वीकर है इनसे। ठीक है, तो ये था हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। नाउ द सेकेंड, सबसे पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, बिकॉज क्या होता है जैसे ही हम लोग चैप्टर ओपन करते हैं हमारी नज़र सबसे पहले फ़ोटो पे जाती है कि फ़ोटो किसकी है। चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट किसका है। ये एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी का। लिप्टन टी, मैं किसी टी के बारे में आपको उनको रेफ़र नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ। तो ये लिप्टन टी का जो एडवर्टाइजमेंट इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फेमस थी। ये कब का एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है 1922 का, दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ 1922 के टाइम का है। और इस एडवर्टाइजमेंट में बैकग्राउंड साइड में, बैकग्राउंड में आपको ये पीछे दिख रहा है, क्या चीज़ है ये पीछे, पीछे पैलेस है, इंडियन पैलेस। और फोरग्राउंड में दिख रहा है आपको, फोरग्राउंड मतलब आगे, आगे क्या दिख रहा है आपको, ये कौन है, एक प्रिंस है, कौन, क्वीन विक्टोरिया के थर्ड सन, इनका नाम क्या है, प्रिंस आर्थर। इन्हें कनॉट के ड्यूक का टाइटल भी मिला हुआ था, सम्मान मिला हुआ था। तो अगर एक टी के एडवर्टाइजमेंट पर प्रिंस का फ़ोटो है तो ये क्या शो करता है कि ये कोई एरिगेरी टी है, जी नहीं, ये एक रॉयल टी है, इसे शाही लोग पीते थे, तो ये ऐसा शो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है,
चलिए हम लोग इधर देखते हैं। हम ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर टू अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, कि ये सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ये हमें मतलब पिछले टाइम की सारी डिटेल देते हैं। ये वाली बात हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या चीज़, ये बताया मैंने आपको अभी कि किसी जो पीपल को चाय पीते हुए देख करके, टी पीते हुए देख करके हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है टी की अगर हिस्ट्री नहीं लिखी होती तो हम लोग ये सोचते ही रहते कि क्या है ये, क्या लोगों ने अचानक से एक ही दिन में चाय पीना स्टार्ट कर दिया, क्या चाय जैसे आई वैसे लोगों ने पीना स्टार्ट कर दी, कि ये हम जो पी रहे हैं वैसे ही शुरू से मिलती थी। तो ये सब एक दिन में काम नहीं हुआ है। तो ये कब से कैसे हुआ, ये सब हमें आंसर मिल सके इसके लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट। ये एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम हिस्ट्री को डेट्स से एसोसिएट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री में डेट्स को लर्न करने की, कौन सी डेट्स हम याद रखते हैं। और देखिए ये बोल रखा है इन्होंने, इट वॉज अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़, कि ये राजाओं के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में है। ठीक है, आगे और क्या दे रखा है, द ईयर ए किंग वॉज क्राउंड, वो साल जिसमें एक पर्सन राजा बना, या द ईयर ही मैरिड, जिस साल उसकी शादी हुई, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, जिस साल उसके बच्चा हुआ। आगे द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर। अगर हमने पढ़ा नहीं होता या हिस्टोरियन ने लिखा नहीं होता तो हमें कैसे पता पड़ता कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, या इंडियन रिवॉल्ट जो फ्रीडम के लिए की गई थी फर्स्ट रिवॉल्ट वो कब हुई। तो उस पर्टिकुलर वॉर की डिटेल जानने के लिए, द ईयर ही डाइड, कि उस किंग की डेथ कब हुई, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी की नीड होती है। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन, वो जो उसके बाद में नया पर्सन राजा कब बना। तो ये सब जो है हिस्ट्री इन सब डेट्स को लर्न करने के बारे में ही है, कि कोई राजा कब बना, उसकी डेथ कब हुई, उसकी शादी कब हुई, उसके बच्चे कब हुए, उसके बच्चे कब राजा बने, इन सब के, उसने कोई पर्टिकुलर वॉर कब लड़ी, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारे डेट्स के रिगार्डिंग आंसर। नाउ विच डेट्स, हम लोग कौन सी डेट्स लर्न करने पड़ती है। तो डेट्स के बारे में कि हम लोग मोस्टली वही डेट लर्न करते हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं जिसके आसपास कोई इंसिडेंट हुआ हो, कि कुछ खास बात, कोई इवेंट, कोई खास बात घटित हुई हो। तो ये कौन सी डेट है, जैसे अभी मैं अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूँ, कौन सा एग्जांपल, 22 मार्च 22 मार्च 2020, क्या ये कोई इम्पोर्टेंट डेट है। अगर है तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर 22 मार्च 2020 इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। अब देखिए अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी बुक के अंदर उस टाइम के राजा या महाराजा की तारीफ़ करेगा। इससे क्या होगा, वो राजा या महाराजा उनसे खुश होंगे और उनको प्राइज़ देंगे। आपने देखा होगा ना, जब खुश होते थे तो बहुत सारे सोने के सिक्के उनको प्राइज़ में दे देते थे। तो जब ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अगर वो लिखेंगे तो किन के बारे में लिखेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में, उनकी तारीफ़ के बारे में। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई ब्रिटिश हिस्टोरियन की, वो स्पेशली कहाँ से कहाँ किसके बारे में स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग से। वॉरेन हेस्टिंग कौन था, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये हिस्ट्री ख़त्म किसके ऊपर होती है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का लास्ट गवर्नर था। ये उस टाइम पर जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, और यही वो पर्सन है जिसने डिसाइड करा था कि इंडिया को फ्रीडम किस डेट के दिन दी जाए, और इसी ने वो डेट सिलेक्ट की थी 15 अगस्त 1947। क्या आपको पता है कि इसने 15 अगस्त 1947 की डेट ही फ्रीडम के लिए क्यों सिलेक्ट की थी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं पता है तो भी लिखिए, ये जानने के लिए कि उसने 15 अगस्त की डेट ही सिलेक्ट क्यों की थी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हिस्ट्री जो है स्टूडेंट ने लिखी है, ये कौन कौन से उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स आए थे। तो ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है
हेस्टिंग्स, फिर वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन। तो ये जो टाइम टू टाइम आए, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब के टाइम के बारे में, इन सब के रूल्स के बारे में कि इन्होंने कैसे रूल्स बनाए थे, किस तरह से रूल इन्होंने किया था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि क्या हिस्ट्री जो लिखी हुई है उसमें ओनली एंड ओनली गवर्नर जनरल के बारे में ही होना चाहिए, गवर्नर्स के बारे में ही होना चाहिए? क्या आम जनता, कॉमन पीपल के बारे में कुछ कोई पूछेगा कि वो लोग कैसे लाइफ जी रहे थे? तो ये क्वेश्चन है कि इट वॉज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, कि क्या अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करें तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कैसे थे, उन्होंने कैसे टॉर्चर करा, क्या पॉलिसीज़ बनाई? क्या ये जानना जरूरी नहीं कॉमन पीपल कैसे जी रहे थे? क्या हमारे लिए हिस्ट्री सिर्फ इतना बहुत है? तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हिस्टोरियन। ओके, तो हमारे लिए हिस्ट्री का फॉर्मेट सिर्फ इतना ही होगा कि गवर्नर जनरल की लाइफ के बारे में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वाकई में यही बात है कि जो हिस्ट्री है दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, की हिस्टोरियंस ने जो लिखी थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की लाइफ के चारों तरफ ही घूम रही है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कि उन्होंने क्या रूल्स बनाए, क्या पॉलिसी। आपने डलहौजी का नाम सुना है कि डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से लेकर आया था। तो लॉर्ड डलहौजी नाम सुनते ही मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद आता है, और राजा महाराजा याद आते जिनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इफेक्ट पड़ा था। लेकिन और इसने कॉमन पीपल को कैसे टॉर्चर करा, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, इन सब के बारे में हमारे को हिस्ट्री में कुछ नहीं दे रखा है। तो ओनली एंड ओनली राजा महाराजा, ब्रिटिश जनरल, इन सब के बारे में ही दे रखा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग, आपको पिक्चर दिख रही होगी, आप काफ़ी टाइम से सोच ही रहेंगे कि मैं कभी पिक्चर के बारे में बताऊं। तो चलिए इस पिक्चर के बारे में आपको बता ही देती हूँ कि ये पिक्चर किसकी है। वैसे नाम तो दिख ही रहा होगा आपको, किसकी पिक्चर है? कौन है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है वॉरेन हेस्टिंग्स? आपको मैंने अभी बताया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिया गवर्नर जनरल कौन सी ईयर में बना था? दिख रहा है क्या आपको? 1773 में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है जो इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो पेंटिंग्स है, ये इनकी जो इमेजेस है, आज के टाइम पे हम लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं, उस समय ये लोग पेंटिंग्स बनवाते थे। तो ये पेंटिंग्स क्या शो करती है? ये पेंटिंग्स शो करती है, देखिए लास्ट लाइन, एज ए पावरफुल फिगर। क्या आपको इनको देख करके लग रहा है बहुत दुखी है, बहुत गरीब है बेचारे? नहीं लग रहा है ना, रिच लग रहे हैं, कितने एटीट्यूड में बैठे हैं, इनकी ड्रेस देखिए आप, कितनी ब्रांडेड कॉस्ट्यूम्स। तो इससे पता चलता है कि ये कितनी पावरफुल पर्सन थे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज हिस्ट्री? हम लोग हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे करते हैं? तो पीरियडाइज मतलब ग्रुप में डिवाइड करना। तो सबसे पहले हिस्ट्री को पीरियडाइज किसने करा, ग्रुप में किसने बांटा? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल एक पर्सन है, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। स्कॉटिश का मतलब समझ रहे आप, स्कॉटलैंड के। इन्होंने 1817 में क्या करा, बुक्स लिखी थी। कौन सी? इन्होंने 3 वॉल्यूम मतलब 3 बुक्स लिखी है। 3 बुक्स किसके ऊपर? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके ऊपर इन्होंने 3 बुक्स लिखी है। तो उसमें इनका क्या टॉपिक था देखिए। तो इन्होंने डिवाइड करा इंडिया को 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप में? देखिए कौन कौन से ग्रुप में? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मतलब इन्होंने इंडिया में जिसका रूल था उनकी कम्युनिटी के बेसिस पर इंडिया को डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में इंडिया में किसका रूल था? राजपूत रूलर्स का, मतलब हिंदू ग्रुप। उसके बाद में कौन आए? मुगल्स, मतलब मुस्लिम ग्रुप। और उनको मुस्लिम के बाद में कौन आए? ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश यानी क्रिश्चियन का ग्रुप। तो उन्होंने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। तो आगे देखिए आप, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें उसे ग्रुप में बांटने की? तो इसका आंसर आपको दे रखा है, हमेशा इसलिए करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सके, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम की इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ओके, चलिए हम लोग इसकी एक्टिविटी देखते हैं।
एक्टिविटी बहुत ही कॉमन है। इसमें नॉर्मली पूछा है कि अपनी मदर का इंटरव्यू लेना है या और किसी मेंबर का फैमिली के, और मतलब उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करके ये पता करना है कि देश में या आपकी लाइफ में सिचुएशन जो है वो पहले कैसी थी और आज कैसी है। मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक बिफोर का टाइम और एक आफ्टर का टाइम। तो ये कुछ तब डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल ने क्या करा, तो जो जेम्स मिल थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, उनका क्या मानना था कि ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। यूरोप के थे। तो इनका मानना है कि एशियन सोसाइटीज़ जो है बिल्कुल लोअर लेवल की थी, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में क्या था, हिंदू मुस्लिम डेस्पोट रूल द कंट्री। हिंदू मुस्लिम के दंगों से ही कंट्री घिरा हुआ था। रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, धर्म को लेकर इश्यूज चल रहे थे। कास्ट टैबूज थी, मतलब कास्ट को लेकर के बहुत सारी प्रोहिबिशंस थी कि जो राजा बनेगा और दूसरी कास्ट वालों को कुछ फ्रीडम नहीं देगा। सुपरस्टिशंस चारों तरफ फैल रहा था समाज में। तो उनका ये मानना है कि ब्रिटिश रूल के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही इंडिया सिविलाइज हुआ है, इंडिया में मैनर्स आए, ये इनका कहना है। ओके, तो क्या आपका भी यही मानना है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद मैनर्स आए, इंडिया सिविलाइज हुआ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ उनका परसेप्शन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो उन्होंने डिवाइड करा उसके बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने इंडिया को हिंदू और मुस्लिम कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ब्रिटिशर्स के पहले का। तो ये आगे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हिंदू जब राजा थे उसमें राजपूत, तो क्या उस समय और कोई कम्युनिटी नहीं थी इंडिया में? जाट, सिख, मराठा, क्या ये लोग सब मर गए थे? या जब मुग़ल रूलर्स आए तो उस समय और कोई कम्युनिटी नहीं थी क्या? तो क्या सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ये प्रेडेशन सही होगा? ये इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। इनका ये भी कहना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में ओनली उस एक कास्ट का पर्सन ही राजा नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे इन्होंने बोला है कि तो फिर हमें उस पर्टिकुलर राजा के नाम से ही हिस्ट्री को लर्न क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके ब्रिटिश स्टूडेंट के क्लासिफिकेशन से सब बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। तो उसके बाद में दूसरे हिस्टोरियंस ने इसे क्लासिफिकेशन करा, वो 3 ग्रुप में डिवाइड करा, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट ये बहुत ही प्राचीन टाइम की बात कर रहे हैं, जब आदिमानव हुआ करता था और शिकार करता था जानवरों का, कच्चे फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, कंदमूल खाता था, तब की बात है। मेडिवल टाइम जो बहुत मतलब उस समय पीपल कम पढ़े लिखे थे, सिंपल लाइफ जीते थे, इतना टेक्नोलॉजीज का आविष्कार नहीं हुआ था, फ्रीडम वगैरह कुछ नहीं थी, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। एंड मॉडर्न टाइम, जो आज के टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम में मतलब साइंस का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ था। तो कुछ ब्रिटिश स्टूडेंट का कहना है कि ब्रिटिश स्टूडेंट का नहीं, हिस्टोरियंस का, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में मॉडर्न टाइम नहीं था। बिकॉज मॉडर्न टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए, साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब का डेवलपमेंट होना, और मेडिवल टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो क्या आप मानते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, हमें बहुत फ्रीडम थी, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी थी? नहीं थी ना। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम को मॉडर्न पीरियड मान सकते हैं क्या? तो नहीं, मॉडर्न पीरियड नहीं मानते। नॉर द पीरियड वाज वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोसेस, की उस समय कोई इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हुई थी, इसलिए उस टाइम को क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब अगले टॉपिक का जो रिमेनिंग चैप्टर बचा है उसकी स्टडी हम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।